हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर आज हम डेट मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आपका डेट मार्केट होता क्या है, ऋण बाजार होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आपके कुछ जो कैपिटल मार्केट के चैलेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उन चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं कैपिटल मार्केट में उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले डेट मार्केट के बारे में देख लेते हैं, इसका मतलब होता क्या है डेट मार्केट का। तो डेट मार्केट के मीनिंग से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मीनिंग में दिया हुआ है, इंडियन कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स डेट मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। कि जो आपका इंडियन कैपिटल जो मार्केट है उसके अंदर आप एक जो आपका डेट मार्केट है उसको आप शामिल करते हैं, और दूसरा आपका स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसको आप क्या करते हो इसमें इंक्लूड करते हो आपके इंडियन कैपिटल मार्केट में। इन द डेट मार्केट में क्या होता है, सच सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन विच इट इज मैन्डेटरी टू पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। कि जो आपका ऋण बाजार होता है, जो आपका डेट मार्केट होता है, उसमें ऐसी सिक्योरिटीज जिन पर जो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन की गई है, और वो देना क्या है मैंडेटरी है, मीन्स वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, उनकी क्या की जाती है इसमें ट्रेडिंग की जाती है, जिनके ऊपर आपने फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन दिस मार्केट वेरियस टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज आर इशूड बोट एंड सेटल्ड। कि ये क्या कहता है कि इस मार्केट के अंदर कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की क्या है वेरियस टाइप की डेट सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनको खरीदा जाता है, और उनका निपटारा किया जाता है, उनको सेटल्ड इसमें किया जाता है डेट मार्केट में। तो क्या कहता है कि डेट मार्केट आपका एक ऐसा मार्केट है जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज को सेल परचेज किया जाता है, ऐसी सिक्योरिटीज को सेटल्ड किया जाता है, ऐसी सिक्योरिटीज को इशूड किया जाता है जिन पर क्या है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, उनकी इसमें क्या की जाती है ट्रेडिंग की जाती है, ऐसी सिक्योरिटी की इसमें ट्रेडिंग की जाती है डेट मार्केट के अंदर। अब उसके बाद आपके पास दो पॉइंट और आते हैं कि जो आपका इंडियन डेट मार्केट है वो आपका टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, और सेकंड आपका कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी मार्केट इसमें है। तो आपका फर्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है वो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है ये आपका प्राचीन काल से यानी कि एंशियंट टाइम से चला आ रहा, बहुत पुराना। ठीक है, बहुत पुराना क्या है एक फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें आपकी जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बेचा जाता है, उनको खरीदा जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं ये तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है इशू करती है। ठीक है, इन पर जो आपका रिस्क होता है वो आपका मिनिमम होता है, और ये जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, दूसरी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जितनी भी आपकी प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं उनसे ये ज़्यादा सिक्योर मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी मार्केट का। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी में क्या आता है, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी में आपका डिवेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, और जितने भी आपकी लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उनको इसमें क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, डिवेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी के द्वारा जनता के लिए ऋण की क्या है एक आइडेंटिटी है, एक पहचान का क्या है सर्टिफिकेट है। ठीक है, कि उनके पास आपके क्या है डिवेंचर्स हैं, तो आपका डिवेंचर्स हो गया। तो ये जो आपके इश्यूज हैं, ये सारे जो डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो भी आपके लॉन्ग टर्म पब्लिक डिपॉजिट हैं, इनको सबको आपको कॉर्पोरेट डेट जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपका मीनिंग था डेट सिक्योरिटीज़ का, ऋण बाजार का। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आपका आता है प्रॉब्लम्स का, आता है वीकनेस का, आता है लिमिटेशंस। लगा लीजिए कि कैपिटल मार्केट की क्या क्या
लिमिटेशन है, फर्स्ट आपका आता है फेलियर इन चेकिंग स्पेकुलेशन, सट्टे को रोकने में असफल। कि जो आपका सेबी होता है और जो आपका इंडियन सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उसमें कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर क्या है स्पेकुलेशन नेचर के होते हैं, वो ज़्यादातर स्पेकुलेशन के द्वारा ही सेल परचेज किए जाते हैं। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं इनको रोकना जो है वो क्या है असफल हो जाता है। इसमें जो कैपिटल मार्केट है वो इस काम में क्या है असफल हो जाता है। तो ये एक तरह की लिमिटेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फेलियर इन चेकिंग स्कैम्स, घोटालों को रोकने में असफल। कि जो आपका इंडियन कैपिटल मार्केट है उसमें बहुत से क्या हो जाते हैं घोटाले हो जाते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, जिससे कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस में चले जाते हैं और आपका जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो गुडविल है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। इस कारण इसे कैपिटल मार्केट के लिए क्या माना गया है एक प्रॉब्लम माना गया है, एक इसकी वीकनेस माना गया है। उसके बाद कॉन्फिडेंट ओनली टू सिटीज, ये जो आपका इंडियन कैपिटल मार्केट होता है ये आपका सिर्फ कहाँ तक जो सिटीज़ हैं वहीं तक क्या है वो सीमित है, वहीं तक ये क्या है लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉब्लम माना गया है। लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में ये जो आपका कैपिटल मार्केट है वो विलेजेस तक भी पहुंच जाएगा, रूरल एरिया तक भी ये पहुंच जाएगा। अभी ये सिटीज़ तक क्या है सीमित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फेलियर इन चेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडिंग ट्रेडिंग को रोकने में असफल। कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है उसमें कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग होती हैं, ठीक है, जिनका पता नहीं होता। कुछ ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग की जाती है जैसे शेयर्स हैं, मान लीजिए शेयर्स हैं उनकी सेल परचेज की जा रही है, उनको क्रय विक्रय किया जा रहा है, जो केवल उन्हीं को पता होता है, ठीक है, जिनके अंडर वो काम किए जा रहे हैं। ये जो आपके शेयर मार्केट शेयर्स हैं जो सेल परचेज किए जा रहे हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन और किसी को नहीं दी जाती है। जो आपके जनरल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी नहीं होती, सिर्फ जिनको बेचे जा रहे हैं जो खरीदते हैं सिर्फ उनको ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो आपका कैपिटल मार्केट उनको भी रोकने में असफल है, जिस कारण इसकी ये एक क्या है वीकनेस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप। कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है अगर उसको आप सही तरीके से चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो गवर्नमेंट है आपको उसके रूल रेगुलेशंस को सारे फॉलो करना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं इन रूल रेगुलेशंस का गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज करते हैं, ठीक है, या इन रूल्स को अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक कर देते हैं। या जो आपके गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं बार बार बिना किसी मतलब के कैपिटल मार्केट में क्या करते रहते हैं दखलंदाजी देते रहते हैं, जिससे कि आपका कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाता, ठीक है। और अगर वो बार बार इस तरह के काम करते हैं, बार बार टाइम रिपोर्ट मांगे जाएंगे, बार बार जो है इन्वेस्टर्स की लिस्ट मांगे जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो कागजी जो कार्रवाई होती है, पेपर वर्क जो है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है, जिससे आपका कैपिटल मार्केट आगे काम नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए इसको कैपिटल मार्केट की एक वीकनेस बताया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स वित्तीय संस्थाओं का प्रभुत्व। अब इंडियन कैपिटल मार्केट में जो सारा जो डोमिनेंस होता है वो किसका होता है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है, या जितने भी आपके इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके उनका इसमें क्या होता है प्रभुत्व होता है, डोमेन्स होता है, ठीक है। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, LIC हो गया, GIC हो गया, ठीक है, ये आपके इंडियन शेयर मार्केट के क्या हैं एक प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका कैपिटल मार्केट है
उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डोमिनेंस होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो स्टॉक नहीं खरीदते हैं, तो आपका जो मार्केट है वो क्या बन जाता है, मतलब कि वो स्टॉक अगर खरीदते हैं तो वो बुलिश बन जाता है, अगर वो स्टॉक नहीं खरीदते हैं, ठीक है, या फिर वो स्टॉक को लगातार बेचते रहते हैं, तो आपका जो मार्केट है वो बियरिश बन जाता है, मीन्स उसमें मंदी आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल मार्केट की वीकनेस बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वो आता है पुअर लिक्विडिटी का, मीन्स निम्न तरलता, कि जो आपका इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कुछ कम कीमत रखने वाले जो छोटी मोटी जो कंपनियां होती हैं उनके शेयरों में जो कारोबार है वो कम होता है। ठीक है, जितनी भी आपकी छोटी कंपनियां हैं उनमें अगर आप शेयर से अगर कोई वर्क करते हो, कोई ऐसा काम करते हो, तो वहाँ पे आपको इतना बिजनेस नहीं मिल पाता, वहाँ पे बिजनेस क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपके लो प्राइस वाले जो शेयर्स होते हैं, इसमें अगर निवेश करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन शेयर को बेचने में क्या है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है। मान लीजिए अगर आपके इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, शेयर परचेज कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती क्योंकि वो लो प्राइस वाले शेयर्स हैं। ठीक है, तो उनको बेचने में वो क्या आती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा गया है कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है उसके अंदर लिक्विडिटी जो होती है वो पुअर होती है। ठीक है, निम्न तरलता होती है। उसके बाद आता है प्राइस रिंगिंग, मीन्स आपका कीमत में हेरा फेरी। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अपने ही तरीके से जो शेयर्स की जो वैल्यू है उनको बढ़ा लेती है बाजार में, मीन्स ज़्यादा कर लेती है। मान लीजिए अगर उनके शेयर्स और नहीं हैं या वही शेयर सिर्फ मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो कंपनी होती है वो क्या कर लेती है, अपने वैल्यूज़ जो हैं शेयर्स की जो प्राइस है वो क्या कर लेती है, हाई कर लेती है, जिससे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी रिस्क उनको क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। क्योंकि जिस टाइम वो सेल करते हैं तो उस टाइम वो उतने प्राइस पे नहीं जाती। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी कैपिटल मार्केट की एक प्रॉब्लम बताया गया है, वीकनेस बताया गया है कि वो कीमत में हुई हेरा फेरी को दूर करने में असफल हो जाती है। उसके बाद लैक ऑफ इंटीग्रेशन, मीन एकीकरण का अभाव। अब जो इंडिया है उसमें 17 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से जो 10 स्टॉक एक्सचेंज हैं वो क्या है, वस्तुओं में यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ट्रेडिंग करते हैं, और जो 7 जो आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं वो आपके सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं। तो इन ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो दो आपके अलग अलग टाइप के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सिक्योरिटीज़ में करते हैं, वस्तुओं में करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में इनका इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि जो आपके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके अलग अलग अपने ही वैल्यूज़ होते हैं, अपने अपने ही वो प्राइस डिसाइड करते रहते हैं, जिससे कि उनमें इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाते, इसलिए इसको कैपिटल मार्केट की वीकनेस माना गया है। उसके बाद क्या कहता है, वीक मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कई बार क्या होता है कि जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उनका जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है उनकी, वो अच्छी नहीं होती, उसमें वीकनेस आ जाती है, जिस कारण आपका कैपिटल मार्केट भी वीक हो जाता है। उसके बाद लेस फ्लोटिंग स्टॉक्स, कम प्रवाहित स्टॉक। जो आपका इंडियन शेयर मार्केट्स हैं उसमें जो कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियों के जो शेयर्स हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, सेल्स के लिए बहुत कम होती है। ठीक है, और जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी आपके प्रमोटर्स होते हैं, उनके पास इतने शेयर्स नहीं होते हैं कि वो उनको सेल्स के लिए क्या कर सके, प्रेजेंट कर सकें। इससे कि आपका जो स्टॉक है उसमें जो फ्लोटिंग होती है वो कम हो जाती है, उसमें लेस फ्लोटिंग स्टॉक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इसको कैपिटल मार्केट की क्या है, वीकनेस माना गया है। क्योंकि कई बार जो आपके प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके पास भी उतने शेयर्स नहीं होते कि वो आपके शेयर मार्केट में क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आर्बिट्रेटरी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स,
शेयरों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण का कोई ठोस आधार नहीं। अब जो आपका इंडियन शेयर मार्केट है, ठीक है, उसमें जितने भी आपके लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग क्लासिफिकेशन उनका किया गया है। जैसे आपका BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसमें शेयरों को ABSTZ आदि वर्गों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये आपका कुछ क्वालिटेटिव है और कुछ आपका क्वांटिटेटिव बेस्ड पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार किसी वजह से इनके जो बेस हैं उनको आप अच्छे से निर्धारित नहीं कर पाते, उनको आप डिफाइन नहीं कर पाते, उनका कोई भी बेस आप तैयार नहीं कर पाते, जिससे कि आपका जो कैपिटल मार्केट है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ वीकनेस थी आपकी कैपिटल मार्केट की। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपका आता है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मान लीजिए जी, जो आपके पीछे प्रॉब्लम आपने फेस की हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए आप कौन कौन से उपाय लगा सकते हो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है एनेक्टमेंट ऑफ वेरियस लीगलाइजेशंस, मीन्स विभिन्न अधिनियमों को पारित करना, कि जो आपका इंडियन कैपिटल मार्केट है, ठीक है, उसको अच्छे से चलाने के लिए, उसको एक सीक्वेंस में चलाने के लिए या उसका लगातार डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई ऐसे रूल्स हैं, कई आपको ऐसे रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे, तभी आपका काम जो है वो अच्छे से हो सकता है। ये आपके रूल्स कुछ ऐसे हैं, सेबी एक्ट 1992 हो गया, ठीक है, डिपॉजिटरी एक्ट हो गया 1996 हो गया, इंडियन कंपनी एक्ट हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको पास करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपको जो ये एक्ट है उनको अप्लाई करना होगा, जिससे कि आपका जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से वर्क कर पाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का अभौतिकरण। अब जो सेबी है उसको क्या है, उसको ये करना होगा कि जितने भी आपके पास भौतिक रूप में, जितने भी सेबी के पास भौतिक रूप में, जिनको भौतिक रूप कौन सा, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, जितने भी उसके पास सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, वो उनको क्या कर दे, वो उनको सारों को डीमेटलाइजेशन कर दे, उनको अभौतिकरण, उनका अभौतिकरण कर दे। मीन्स जितने भी वो भौतिक आपके पास सिक्योरिटीज हैं उनको अभौतिक कर दे, मीन्स उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है। जिससे कि जो आपका सिक्योरिटीज हैं वो आपके खोने का भी खतरा नहीं रहता, चोरी होने का भी खतरा नहीं रहता, और जो आपके पर्सन्स हैं, जितने भी आपके डिपॉजिटरी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके कहीं पर भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए उनको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिपॉजिटरी सिस्टम जो आपका है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब यही होता है कि जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको फिजिकल फॉर्म में ना रख के उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाए, ठीक है। इससे आपका कैपिटल मार्केट जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसमें कुछ सुधार आएगा। उसके बाद आपका आता है रोलिंग सेटलमेंट का पॉइंट। रोलिंग सेटलमेंट में क्या है कि ये जो आपकी व्यवस्था है इसके अकॉर्डिंग एक दिन में की गई ट्रेडिंग उस दिन के कुल क्रय व्यवहारों व विक्रय व्यवहारों के अंतर के आधार पर सेटल की जाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि इसमें जो आप सिक्योरिटीज़ हैं, जो ट्रेडिंग है, ठीक है, इसमें जो सेटलमेंट की जाती है वो आपका एक डे में आपने कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है, मीन्स आपने कितनी सिक्योरिटीज़ को सेल किया है, कितनी को परचेज किया है, उसके बेस्ड पर सारी सेटलमेंट की जाती है। इसको आप T+2 के बेस पे भी पूरा कर सकते हैं। T+2 यहाँ पे T का मतलब आपका होता है ट्रांजैक्शन डे, मीन्स जो आपका ट्रांजैक्शन डे था, ठीक है, उसको उसमें जो भी आपने ट्रांजैक्शन डे में आपका जितना भी क्रय विक्रय हुआ है, ठीक है,
जिस दिन आपने क्या है प्रतिभूतियों जो भी आपकी सिक्योरिटीज हैं उनको सेल परचेज किया है, ठीक है, उसके 2 दिन के बाद, उसके आफ्टर 2 डेज उनका क्या करना चाहिए, निपटारा करना चाहिए, उनको सेटलमेंट करना चाहिए। मान लीजिए आपने क्या है मंडे को ट्रांजैक्शन डे माना है, आपने मंडे को क्या किए हैं, सेल परचेज किए हैं, तो आपको वेडनेसडे को सारा वर्क डन कर देना चाहिए। आपको सारी सेटलमेंट जो है वो आपको वेडनेसडे को कर देनी चाहिए, ठीक है। इससे आपका जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स। डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में आपको ये कहा जाता है कि ये जो आपकी व्यवस्था है, ये जो आपका डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग का जो पॉइंट है, ये सन ईयर 2000 में इसको स्टार्टअप किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका सिक्योरिटीज़ को क्या है, सिक्योर करना। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो सिक्योरिटीज से रिलेटेड उसको क्या करना, सिक्योर करना। और जो आपका कैपिटल मार्केट है उसमें लिक्विडिटी को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर और ऑप्शन आदि कुछ ऐसी फैसिलिटीज इसमें दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छे से क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्रेडिंग ऑफ आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ की ग्रेडिंग से जो आपके निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको कंपनी में निवेश करने पर क्या उनको रिस्क बियर करना पड़ सकता है, ठीक है, उनके उसके बारे में पता लग जाता है कि कितनी मात्रा में जोखिम उनको वहन करना पड़ सकता है। वहाँ पे जो जिस कंपनी में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको कितना जोखिम बियर करना पड़ेगा, ठीक है, कितना जोखिम उनको उठाना पड़ेगा। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, इनको इनके जो इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करने के लिए जो सेबी है वो क्या करती है, वो सभी कंपनियों के लिए ये कंपलसरी करती है कि वो क्या करें, जो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है, उसमें क्या करवाएं, ग्रेडिंग करवाएं, ठीक है। और जो उन्होंने ग्रेडिंग की है वो उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उनको पब्लिक के सामने क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ताकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी के जो सिक्योरिटीज़ हैं, कंपनी में जो रिस्क है उसके बारे में पता लग सके। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, मीन्स ब्लॉक राशि से समर्थित आवेदन। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका पॉइंट है, इसमें जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनमें उनको क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो दिए जाते हैं, उनको कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो वहाँ पे जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके खाते में से जो भी उनके अकाउंट से जो राशि आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, इन्वेस्टर्स के जो फंड्स होते हैं उनको जो आप मतलब कि शेयर्स के बदले उनसे जो अमाउंट आप लेते हो, जो आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, तो वो आप अमाउंट इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र नहीं करते हो, वो आप अमाउंट को उन्हीं के खाते में ब्लॉक करके रख देते हो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो राशि क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और जब जो शेयर्स हैं वो आप इन्वेस्टर्स को अलॉट कर देते हैं, तो वो जो ब्लॉक अमाउंट है, वो ब्लॉक अमाउंट ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो आपका सिस्टम है इसको आप एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट के नाम से जानते हो, ब्लॉक्ड अमाउंट के नाम से जानते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग जैसे कि हमने अभी बताया, डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स वही है आपका जो कि इंडिया में जनवरी 2000 से शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें जो आपका क्लाइंट है वो कहीं पर भी बैठे क्या कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज कर सकता है। इसके लिए आपका इंडिया में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल, इसमें शुरू किया गया है इंडिया में, ठीक है, जिससे कि आप मोबाइल पे भी क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम फॉर रिफंड, यानी कि आपका वापसी के लिए ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। अब सेबी ने क्या है,
सेबी ने जितने भी आपके शेयर्स हैं उनको इश्यू करने की जो प्रोसेस है, उस टाइम जो भी सरप्लस कंपनी के पास इकट्ठा हुआ था, ठीक है, उसको वापस करने के लिए सेबी ने ये स्कीम अप्लाई की है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास सरप्लस राशि आती है, जितने भी आपकी ऐसी अमाउंट है, ऐसे कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको आप सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करते हैं, तो सेबी क्या करती है, सेबी इस स्कीम के द्वारा उनके अकाउंट में जो भी उनकी सरप्लस राशि थी, मीन्स जो भी अमाउंट उन्होंने पे की थी, वो ऑटोमेटिकली उनको आरटीजीएस या एनईएफटी के जरिए उनके खाते में क्या कर देती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, जिससे कि जो है वो कंपनी के ऊपर, कैपिटल मार्केट के ऊपर पब्लिक का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो बना रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है वो आपका जनवरी 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपका फ़ोन है या आपका कंप्यूटर है, ठीक है, उसके जरिए आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। मीन्स इसमें आप क्या करते हो, स्क्रीन पर आपकी लाइंस कुछ चली होती है ट्रेडिंग के जरिए, जैसे कि आजकल काफ़ी चला हुआ है ट्रेडिंग में। तो इसमें स्क्रीन बेस्ड आप ट्रेडिंग करते हो, जिसमें कभी कभी जो प्राइस हैं वो हाई चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जैसे मशीन लगी होती है, हार्ट बीट चलती होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, सेम वैसी इसमें मशीन होती है। सेम आप वैसे ही इसमें ट्रेडिंग करते रहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ये आपकी ट्रेडिंग होती है, स्क्रीन बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर पे आप इसमें टाइम टू टाइम देखते रहते हो कि जो शेयर्स का जो प्राइस है वो हाई है, लो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ का। ई आईपीओ हम जिसे बोल देते हैं, ई आईपीओ में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसमें जो है आप सारा काम कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो। और ये जो आपकी ई आईपीओ है, ये सेबी द्वारा अक्टूबर 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ई आईपीओ के अंतर्गत जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाकर अपने जो उनके एप्लीकेंट्स जो सर्टिफिकेट है, जो भी उन्हें एप्लीकेशन की थी, ठीक है, उसको वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके वो किसी भी देश के, यानी कि इंडिया में किसी भी जगह पर जाकर जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनके पास इसको जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ई आईपीओ का एक पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है कॉर्पोराइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनका कॉर्पोराइजेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो ईयर 2004 से जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं उनका कॉर्पोराइजेशन करना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज थे जिनका पंजीकरण होता था और मीन्स उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता था। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता था वो आपका स्टॉक एक्सचेंज सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत क्या किया जाता था, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था। लेकिन ईयर 2000 से इनका जो कॉर्पोराइजेशन है वो कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि आपका जो कैपिटल मार्केट है वो भी अच्छे से क्या करेगा, वर्क करेगा और उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिंग फंड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कुछ पिछले जो लास्ट जो ईयर्स थे उसमें भारतीय कंपनियां जो थी, इंडियन कंपनी जो थी, उन्होंने क्या किया है, जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है वहाँ से उन्होंने फंड को रेज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो फंड्स हैं वो एडीआर, जीडीआर हो गया, ठीक है, एफसीसीबी हो गया, ठीक है, एफबीआई हो गया, ईसीबी हो गया, ठीक है, इनके रूप में वो क्या करते हैं, सारी अमाउंट्स को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, उसको भी एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, जिससे कि वो अपना काम आसानी से चला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है बुक बिल्डिंग मेथड्स ऑफ
इशूइंग शेयर्स, यानी कि सार्वजनिक अंश निर्गमन की बुक बिल्डिंग विधि। अब सेबी ने क्या किया है, सेबी ने जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके पब्लिक इशू के लिए एक बुक बिल्डिंग जो मेथड है उसकी शुरुआत की है। अब बुक बिल्डिंग में जो कंपनियों द्वारा पूंजी एकत्रित करने के लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया उनको दी गई है, ठीक है, जिसमें आपका आईपीओ, ठीक है, और उसके बाद आपका एफपीओ, दोनों का ही इसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये जो मेथड है इसमें आपके कैपिटल मार्केट में मांग यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो लेवल है उसके बेस्ड पर जो शेयर्स हैं उनकी इशूइंग प्राइस जो है वो क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। सारा कुछ मतलब कि इसमें देख कर सारा क्या कितनी डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके बेस्ड पर ही प्राइस इसमें क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। और उसके बाद भी सारे काम इसमें किए जाते हैं, जिससे कि आपका जो कैपिटल मार्केट है उसको काफ़ी डेवलपमेंट उनका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंक्रीज इन शेयर्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, खुदरा निवेशकों दिए जाने वाले अंशों में वृद्धि। कि जो आपके रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी भागीदारी यानी कि उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो शेयर्स हैं उनके पब्लिक इशू की दशा में जितने भी आपके रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जितने भी पब्लिक इशू हैं उनका मिनिमम। तो ये आपके कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स थे इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया की, कैसे आप अपने जो कैपिटल मार्केट है वो इंडिया के अंदर डेवलप उसको किया जा रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चंस भी बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के क्या क्या सजेशंस बन सकते हैं, ठीक है। वो आपके ये दोनों पॉइंट मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें आपका मैंने डेट मार्केट का एक टॉपिक आया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो था वो आपका प्रॉब्लम और सजेशंस का बनता था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल मार्केट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़ और फॉर मोर नॉलेज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।